साथियों नमस्कार। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी आई। सरकार से उसने एक सवाल पूछा। उसने पूछा कि 124A जो राजद्रोह से संबंधित कानून है और जो कि अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश कानून ने जो है इसको लागू किया था भारतीयों के संबंध में, कि जब भारत के आंदोलनकारी और क्रांतिकारी, भारत के स्वतंत्रता सेनानी इस बात को लेकर के जब परेशान हो रहे थे भारत को आज़ाद कराने के लिए, उस समय का कानून राजद्रोह जो 124A के तहत जो है लागू किया गया था, आज तक क्यों कायम है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की टिप्पणी किया कि औपनिवेशिक कानून जो कि ब्रिटिश शासन में था आज तक क्यों है, इसके लिए उसने टिप्पणी किया। आज इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आईपीसी की धारा 121 से लेकर 130 तक राज्य के विरुद्ध होने वाले अपराधों के बारे में बताता है। हालांकि यह अगर परीक्षा के व्यू से देखा जाए तो बहुत ही है, लेकिन उसमें अगर 124A के बारे में अगर बात किया जाए तो यह बीच बीच में रह करके जो है हमारे देश में कई बार जो है खबरों में रहता है। कन्हैया कुमार से लेकर के कई ऐसे प्रकरण आए हैं जो है जब राजद्रोह जो है लागू किया गया, लेकिन इसकी प्रासंगिकता पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 66A के बारे में भी सवाल उठाया कि कानून रद्द हो जाने के बाद आखिर क्यों जो है लोगों के ऊपर जो है ऐसे अभियोग जो है चलाए जा रहे हैं। 66A के साथ साथ 124A के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, लेकिन आज हम जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आईपीसी की धारा 121 से लेकर 130 के बारे में, कि आईपीसी की धारा 121 से लेकर 130 में यह बताया गया है कि राज्य के विरुद्ध होने वाले जो अपराध हैं वो किस प्रकार से हैं। तो इसकी प्रासंगिकता आज इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो चुका है, 75 साल बीत चुके हैं हमारे देश की आज़ादी के, और आज भी ऐसे कानून हैं, जिंदा हैं। तो आईपीसी में जो है बहुत महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें आईपीसी की धारा 121 है। इसमें यह बताया गया है कि जो कोई भी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करता है या युद्ध करने की कोशिश करता है या तैयारी करता है तो उसे मृत्युदंड से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। अब ऐसे कानून किस लिए बनाया गया था? भारत सरकार के विरुद्ध कौन युद्ध कर सकता है? जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ यहाँ पर कायम थे, पूरी तरीके से भारतीयों का उत्पीड़न कर रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे जो है क्रांतिकारी थे। महात्मा गांधी के ऊपर 124A लगाया गया, राजद्रोह का मुकदमा किया गया कि आप भारत सरकार के विरुद्ध जो है आप जा रहे हैं। तो जब जब उत्पीड़न होता है किसी का, जब जब आम जनमानस पर संकट आता है और सरकार के विरुद्ध कोई आवाज़ उठाता है, तो उस समय ऐसे कानून को जो है लागू किया गया था। तो उस समय ऐसी स्थितियां थी, ऐसी विपरीत हालात थे जो है कि आपने अगर सुना होगा कि सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा कि जापान में गए, वहाँ आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया। फिर ऐसे बहुत सारे देशों में लोग जाते थे, तो वहाँ पर एक चीज़ किया गया कि अंग्रेज़ों को इस बात का अंदेशा था, इस बात का डर था कि भारतीय लोग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के विरुद्ध बाहर जा कर के, दूसरे देशों में जा कर के वो अपना जो है जाल नेटवर्क जो है बना रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, भारत के विरुद्ध जो है एक भारत सरकार के विरुद्ध जो है एक इस प्रकार का आंदोलन चलाना चाहते हैं। तो उसने जो है कानून लाया कि कोई भी भारत सरकार के विरुद्ध अगर युद्ध करता है या कोशिश करता है या फिर तैयारी करता है तो उसे जो है मृत्युदंड दिया जा सकता है। इतना कठोर कानून आप सोच सकते हैं कि मृत्युदंड यानी फांसी की सज़ा हो सकती है। अब आप सोच के बताइए कि क्या आज की समय में ऐसी प्रासंगिकता है जो है ऐसे कानूनों की? तो शायद आपका उत्तर होगा कि बिल्कुल भी नहीं है, या तो आजीवन कारावास उसमें हो सकता है। तो ऐसे कानूनों की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी हमें जो है इसको जो है पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आईपीसी की धारा 121A की तरफ हम चलते हैं। 121 हमने पढ़ा, 121A के बारे में पढ़ते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति षड्यंत्र करता है सरकार के विरुद्ध, भारत सरकार के विरुद्ध जो है षड्यंत्र करता है। षड्यंत्र कैसा करता है? अर्थात वह एक्ट तो नहीं करता है लेकिन सिर्फ षड्यंत्र करता है। तो अगर वह जो है, जैसे कभी कभी ऐसी स्थितियाँ आ जाती है कि कुछ लोग जो है भारत सरकार के विरुद्ध या किसी भी देश के विरुद्ध जो है तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि चलिए युद्ध करना है, लेकिन वह किसी कारण से जो है उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब योजना बना रहे हैं, 2 या 2 से अधिक लोग उसमें शामिल हैं, तो ऐसी दशा में यह माना जाएगा कि उसने अपराध कारित कर दिया। तो इसमें जो है 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यह जो है जितने भी ऑफेंसेज हैं, इसमें 1-2 ऑफेंसेज छोड़ करके जो है हम बात करेंगे, सभी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि सभी संज्ञेय अपराध है। इसमें जो है पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के ही आसानी से किसी को गिरफ्तार कर सकती है। इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। और दूसरी चीज़ है कि नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल का मतलब है कि सामान्य रूप से जमानत नहीं मिलेगी। जमानत तब मिलेगी जब मजिस्ट्रेट इसके लिए जो है ऑर्डर करेगा, तभी मिलेगी। नॉन बिलेबल और बिलेबल ऑफेंस के बारे में भी हम जो है वीडियो बनाएंगे। इसके साथ जो है नॉन कंपाउंडेबल है, जिसको हिंदी में समनीय या असमनीय अपराध कहा जाता है। कंपाउंडेबल का समझौता,
अगर कोई ऐसा अपराध होता है, कुछ ऐसे अपराध होते हैं जैसे 323, 504, 506 के मामले सामान्य अपराध है, अगर किसी ने किसी के विरुद्ध FIR करवा दिया तो ऐसी दशा में FIR करने के बाद भी अगर दोनों पार्टी चाहे, पक्ष और विपक्ष, तो दोनों आपस में मिल करके क्या करते हैं कि समझौता कर लेते हैं। तो इसमें लेकिन ये नॉन कंपाउंडेबल है, अर्थात ऐसे अपराधों पर जो है कोई समझौता नहीं है, इतना कठोर कानून है। और ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट, अर्थात यह सामान्य रूप से लोअर कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं होगी, सेशन कोर्ट में होगी, अर्थात मामला गंभीर है। तो दो धाराएं हमने पढ़ी, IPC की धारा 121, IPC की धारा 121A। अब हम दूसरी धारा पर चलते हैं, IPC की धारा 122 की तरफ। भारत सरकार के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए लोगों को इकट्ठा करता है। अगर कोई व्यक्ति या कोई समूह ऐसा है, या कोई राजनीतिक दल है, या कोई दल है, ऐसा कुछ बनाया गया है, जैसे आज़ाद हिंद फौज बनाया गया था, तो अगर आप सोचेंगे तो सभी उसी दृष्टि से जो है बनाया गया है। जितने भी कानून है 121 से लेकर 130 तक, कि भारत सरकार के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए लोगों को इकट्ठा करता है, या हथियार या गोला या बारूद, कुछ इस तरीके की गतिविधियाँ करता है कि इसको इकट्ठा करके लोगों को जो है कुछ लोगों को मार देना है, क्योंकि सरकार बहुत उत्पीड़न कर रही है। अगर ऐसा कोई जो है करने की कोशिश करता है तो 10 साल तक की जेल हो सकती है। IPC की धारा 123 की तरफ बढ़ते हैं हम। IPC की धारा 123 बताता है कि जो कानून बनाए गए हैं उसका पालन न करने की दशा में, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे अगर आपने मंगल पांडे का नाम सुना होगा कि सबसे पहले जब 1857 की जो क्रांति हुई तो उसके जो सबसे पहले जो है उसके अगुआ जो बने वो मंगल पांडे ही बने। मंगल पांडे ने क्या किया कि सरकार के विरुद्ध बगावत किया। उसने सभी सैनिकों को इकट्ठा करके उन्होंने क्या किया कि सभी को बगावत करने पर जो है मजबूर कर दिया, और कहा कि हम बिल्कुल भी युद्ध नहीं करेंगे, हमारे जो किसान भाई हैं वो सब जो है उनको हम नहीं मारेंगे। तो सरकार जो है लगातार इस प्रकार का उत्पीड़न कर रही थी, तो उसमें उसने एक कानून बनाया। उसने कहा कि अगर कोई व्यक्ति, किसी को जो है सैनिक नियुक्त कर दिया गया, किसी को सैनिक बना दिया गया है, और अगर ऑर्डर दे दिया गया कि गोली चलाइए आप भीड़ पर, तो अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके लिए भी कानून बनाया गया कि अगर आप जो है सरकार का वफादार नहीं बन सकते हैं, सरकार के कहने पर जो है आप किसी के ऊपर जो है गोली नहीं चला सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको जो है दंड का प्रावधान उसमें किया गया। उसमें क्या किया गया कि 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। इसमें है कि जैसे किसी स्थान पर अपराध हो रहा है और लोक सेवक उसे देख रहा है, या भारत सरकार के विरुद्ध कोई ऐसी डिजाइन है। अब इसका मतलब यह है कि जैसे किसी स्थान पर अपराध हो रहा है, अगर कोई जो है सैनिक है, अंग्रेजी हुकूमत के उसमें जो है पाले में है, जो है अंग्रेजी हुकूमत के संरक्षण में जो है कोई, तो ऐसी दशा में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि अपराध कर रहा है, अब उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है, उस सैनिक की जिम्मेदारी बनती है कि उस अपराध को रोके। लेकिन क्योंकि वह भारत सरकार के जो है विरुद्ध अंग्रेजों के खिलाफ कर रहा है, इसलिए अगर कोई सैनिक रोक नहीं रहा है तो उसके खिलाफ जो है 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। IPC की धारा 124 की तरफ हम बढ़ते हैं। IPC की धारा 124 बताती है कि भारत के राष्ट्राध्यक्ष की शक्तियों को कम करने की कोशिश करना या उनको रोकने की कोशिश करना। अब जैसे राष्ट्राध्यक्ष इस समय कौन है हमारे? इस समय तो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं मुख्य रूप से। उस समय जब ब्रिटेन था तो वहाँ पर जो है ब्रिटिश जो सम्राट होता था कभी कभी यहाँ पर आ जाता था। तो जैसे 1928 में आया साइमन कमीशन के दौरान जो है, तो जो लोग आते थे जो उनको एक विशेष शक्तियाँ मिलती थी, अगर उन शक्तियों को जो है कोई रोकने की कोशिश कर रहा है तो ऐसी दशा में 7 साल तक की सज़ा का जो है प्रावधान किया गया है। तो IPC की धारा, अब 124 तो हो गया, लेकिन 124A के बारे में हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे इसके बारे में। 124A जो है बाद में जोड़ा गया, इसलिए जोड़ा गया क्योंकि उस समय जब 1860 में जब कानून बनकर तैयार हुआ तो उस समय नहीं था, 1870 में जोड़ा गया, जब देखा अंग्रेज़ों ने कि यह कानून तो पर्याप्त नहीं है भारतीयों को परेशान करने के लिए, उन पर अंकुश लगाने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, और किसी कानून की ज़रूरत है, तब 124A जो है उन्होंने जोड़ा। 124A के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, दूसरे लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। 125 के बारे में हम चर्चा करते हैं कि भारत देश के साथ एशियाई देशों के साथ जो अच्छे संबंध हैं और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, और उसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करना। जैसे कि अगर हम देखें तो अंग्रेज़ों ने एक जो है योजना बनाई थी कि जितने भी आसपास के देश थे उन सभी देशों में जो है उन्होंने एक मैत्रीपूर्ण संबंध जो स्थापित कर लिया था, और अगर उन देशों के विरुद्ध जो है भारत का अगर कोई नागरिक, कोई क्रांतिकारी जाता था तो उनको जो है नुकसान पहुंचता था। तो इसलिए उन लोगों ने कहा कि अगर उन देशों के साथ जिनसे भारत के अच्छे संबंध हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध है, शांति व्यवस्था स्थापित की गई है, उनके साथ अगर जो है कोई ऐसा क्रांतिकारी है, कोई ऐसा दल है, कोई ऐसी पार्टी है जो कि उनको जो है परेशान करती है, तो वो ये माना जाएगा कि उसके साथ साथ भारत भी परेशान हो रहा है।
तो इसके लिए जो है उसमें सज़ा का प्रावधान किया गया, 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है इसमें। तो साथियों, इसके बाद जो है हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जितने भी इसमें धाराएं हैं, जितने भी जो है सज़ा हैं, वो सभी कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, नॉन बेलेबल हैं, नॉन कंपाउंडेबल हैं और ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट हैं।